गाइस आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिएक्ट राउटर की मदद से अपना कस्टम हेडर कैसे बनाना है और नेस्टेड राउट्स को कैसे क्रिएट किया जाता है। सबसे पहले अपने कस्टम हेडर को क्रिएट करते हैं। मैंने एक सिंपल हेडर और फूटर का कोड यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है। अब इसको समझते हैं हम लोग। लास्ट क्लास में हम लोगों ने लाओ ये लेआउट को क्रिएट करना सीखा था। यहाँ पे पब्लिक लेआउट में मैंने हेडर लिखा हुआ है, फूटर लिखा हुआ है, बीच में मैंने आउटलेट लिखा हुआ है। आउटलेट का यूज हमने लास्ट क्लास में समझ लिया था। आउटलेट हमारे पेजेस के कंटेंट को दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। तो हेडर पे आते हैं वापस। ये बेसिक हेडर का मेरा कोड है, इसमें मैंने एंकर टैग को यूज किया हुआ है। अब जब भी मैं दूसरे पेज पे जा रहा हूँ तो मैं ये मेरे पास ये प्रॉपर नेविगेशन काम कर रहा है। अच्छा, ये हाईलाइट कैसे कर रहा हूँ मैं? जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफॉल्ट हमारे पेज में डॉम में हमने पढ़ा होगा, लोकेशन करके हमारे पास एक पैरम होता है, मतलब एक प्रॉपर्टी होती है लोकेशन करके। इसके अंदर पाथ नेम नाम की एक की होती है। ये मुझे ये बताता है कि करंटली मैं किस पेज पे हूँ। तो अगर मैंने लिखा लोकेशन डॉट पाथ नेम एग्जैक्टली इक्वल्स टू होम, अगर मैं होम पे हूँ और मैं इस होम वाले पेज पे ही हूँ, तो अगर मैं होम वाले पेज पे हूँ मतलब मेरा यूआरएल होम वाले पेज पे है, तो मेरे को ये वाला स्टाइल चाहिए। इसी तरीके से अबाउट पेज में मैंने लिखा हुआ है कि अगर यूजर करेंटली लोकेशन डॉट पाथ नेम अगर यूजर का अबाउट है, तो मैं इस अबाउट वाले को हाईलाइट कर दूंगा। इसी तरीके से मैं कॉन्टैक्ट को हाईलाइट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, जब भी मैं अलग अलग पेजेस पे जा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये पेज मेरा रीलोड हो रहा है। तो हमें रिएक्ट जेएस एक एसएपी एप्लीकेशन है, सॉरी एसपीए एप्लीकेशन है, सिंगल पेज एप्लीकेशन। इसके अंदर एक ही पेज होता है और उसी पेज में हम बस नेविगेट कर रहे होते हैं लेफ्ट टू राइट। रिएक्ट में हमें एंकर टैग की जरूरत नहीं है, मतलब रिएक्ट राउटर में हमें एंकर टैग की जरूरत नहीं है। ये लोग खुद से एक लिंक एलिमेंट लेके आए हैं। सब में हम लोग लिंक एलिमेंट यूज कर लेते हैं। तो अब हमें एंकर की जगह पे लिंक एलिमेंट यूज करना है और रेफ की जगह पे आपको टू लिखना है। अब आप ध्यान से नोटिस करेंगे, जैसे ही मैं होम पेज पे जाऊंगा, अब देख रहे हैं पेज रीलोड नहीं हो रहा है मेरे, इंस्टेंटली मेरा कंटेंट चेंज हो रहा है बिना पेज को रीलोड करे। तो ये लिंक एलिमेंट से हो पाया जो मेरा रिएक्ट राउटर से आता है। और मेरे पास वैसे यहाँ पे नेव लिंक करके भी एक ऑप्शन होता है, अगर आप कस्टम स्टाइल देना चाहते हैं तो। नेव लिंक में एक और एलिमेंट है, मैं दिखा देता हूँ आपको। नेव लिंक ये भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप नेवलिंक यूज कर रहे हैं तो आपको ये लोकेशन डॉट पाथनेम इस तरह से यूज करने की जरूरत नहीं है। वैसे तो मेरे अकॉर्डिंग ये ज्यादा आसान तरीका है, बट फिर भी आप इसको इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरीके से इसको ना यूज करके आप एक एरो फंक्शन पास कर सकते हैं, क्लास नेम में भी, स्टाइल के अंदर भी। और यहाँ पे इज एक्टिव करके आपको एक क्लास मिलती है। तो जब तक यूजर एक्टिव नहीं है, आप इसको कॉपी करेंगे। सीएसएस को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मेरा ये वाला स्टाइल दिखेगा मेरे को होम पेज पे। अगर यूजर एक्टिव है, फिर मैं प्लस करके इसको बनाऊंगा। अगर यूजर एक्टिव है तो स्पेस दे देते हैं। तो अगर यूजर एक्टिव है तो इस वाले पार्ट को मैं कॉपी कर लूंगा। एक्टिव का मतलब अगर मैं इस वाले पेज पे हूँ, करंट मेरा ये वाला पेज है तो। टेम्पलेट लिटिल की मदद से ही कर लेते हैं।
और इसको हम नॉर्मल CSS मान लेते हैं। तो अगर मैं होम इस तरीके से भी आप कर सकते हैं नैवलिंक की मदद से, ये इज एक्टिव बस आपको अलग से मिल जाएगा। ये सेम चीज़ आप स्टाइल में भी कर सकते हैं, अगर आप नॉर्मल इनलाइन स्टाइल कर रहे हैं तो आप तब भी इसको यूज़ कर सकते हैं, बस ये सब कुछ आपका चेंज हो जाएगा। तो मतलब ये इज एक्टिव आप एरो फंक्शन इस तरह से यूज़ करके इज एक्टिव को यूज़ कर सकते हैं अपना कस्टम स्टाइलिंग के लिए। बाकी मेरे अकॉर्डिंग शायद ये ज़्यादा आसान तरीका है, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आप बहुत से लोग हुक यूज़ करते हैं, बट आपको हुक की ज़रूरत नहीं है इसके लिए। अदरवाइज रिएक्ट राउटर में एक और आपके पास ऑप्शन है, लोकेशन इक्वल्स टू यूज लोकेशन। ये भी आपका हुक है। इस हुक की मदद से भी ये भी सेम काम कर रहा है जो ये लोकेशन काम कर रहा है, ताकि ये लोकेशन डॉम के अंदर पहले से अवेलेबल रहता है। अगर किसी जगह पे आप किसी वजह से ये नहीं यूज़ कर पा रहे हैं, तब आप इस तरीके से इस यूज़ लोकेशन हुक को भी यूज़ कर सकते हैं रिएक्ट राउटर से। क्लियर है? सो अब आगे हम बढ़ते हैं कि रिएक्ट राउटर के अंदर डायनामिक राउट्स को कैसे क्रिएट करना है और नेस्टेड राउट्स को कैसे क्रिएट करना है। सबसे पहले नेस्टेड राउट समझते हैं। नेस्टेड राउट से मेरा मतलब है कि मैंने यहाँ पे जैसे तो नेस्टेड राउट से मेरा मतलब है यहाँ पे मैंने सपोज एक कॉन्टैक्ट पेज बना लिया, ये मेरा मेन पेज है। अब मैं चाहता हूँ कि कॉन्टैक्ट पेज पे जब मैं स्लैश मी लिखूँ, कॉन्टैक्ट पेज पे मेरा कॉन्टैक्ट पेज दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मैं स्लैश मी लिखूंगा तो मेरी यहाँ पे डिटेल आ जाएगी, अभी वो नहीं आ रहा। तो ये नेस्टेड राउट हो गया कि एक राउट के अंदर दूसरा राउट आप क्रिएट कर रहे हैं। तो चलिए इसको ट्राई करते हैं हम लोग। सपोज ऐप के अंदर मैंने एक होम फोल्डर बना लिया, इस फोल्डर के अंदर होम से रिलेटेड मेरे जितने भी राउट हैं, या कॉन्टैक्ट नाम से बना लेते हैं, कॉन्टैक्ट के अंदर जितने भी राउट हैं वो सब मैं स्टोर करने वाला हूँ। मैंने इसको मूव कर लिया, यहाँ पे मेरे ये भी क्रिएट हो गए होंगे अपने यहाँ पे। तो ये अपने आप ही हो गया सेट मेरा, अभी भी ये वर्किंग है। अब एक मी वाला मैं पेज बनाता हूँ इसके अंदर, मी डॉट JSX सी। तो अगर मैं मी वाले पेज पे हूँ, मतलब कॉन्टैक्ट के अंदर अगर मैं मी पे हूँ तो यहाँ पे मी लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करते हैं इसको। अब ये नेस्टेड राउट बनेगा कैसे? आपको इस राउट के अंदर जहाँ पे ये सेल्फ क्लोज हो रहा था, अब इसको सेल्फ क्लोज नहीं करना, और यहाँ पे आप एक नया राउट क्रिएट करेंगे। तो राउट इंडेक्स पेज पे, मतलब अगर कोई कॉन्टैक्ट पेज पे है तो उसको हम ये वाला एलिमेंट दिखाने वाले हैं, उसमें हमें एलिमेंट लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है? अब मैं अभी फिलहाल कॉन्टैक्ट पेज पे हूँ, मेरे को इसके अंदर मी वाला पेज भी बनाना है, तो मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे पाथ डिफाइन कर दूंगा। तो अगर जैसे ही कोई कॉन्टैक्ट पेज पे आएगा तो ये वाला पेज ओपन होगा जो भी यहाँ पे ओपन हो रहा है, लेकिन अगर कोई मी वाले पेज पे चला जाए, मतलब कॉन्टैक्ट स्लैश मी, तो उसको ये वाला पेज शो होगा मी। फिलहाल मैं कॉन्टैक्ट पेज पे हूँ, लेकिन अगर मैं स्लैश मी लिखता हूँ मैं ये मी वाले पेज पे आ गया। क्लियर है? बहुत ही आसान है नेस्टेड राउट्स को क्रिएट करना। अब समझते हैं इसमें डायनामिक राउट्स कैसे क्रिएट करना है। तो अगर मैं यहाँ पे ये ना लिख के सिर्फ यहाँ पे कॉलन आईडी मैंने लिख दिया, सपोज जैसे इंस्टाग्राम में होता है कि अगर आप instagram.com पे स्लैश यूज़र की आईडी लिखेंगे तो जो भी यूज़र हो वो डायनामिक है। आप यहाँ पे हर एक पर्सन को हम इंस्टाग्राम के पेज पे हर एक पर्सन के लिए हम ऐसे पेज नहीं बनाएंगे। मैंने सिर्फ अपने लिए बनाया हुआ है, और मेरे को अदर यहाँ पे राउट चाहिए तो मैं इस तरह से बना सकता हूँ, या मेरे को इसकी भी ज़रूरत नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे ऊपर मैं कुछ भी डालूँ, अब यहाँ पे मैं पहले यहाँ पे क्या था कि सिर्फ मी लिखने पे ये वाला पेज आ रहा था, अब अगर मैं कुछ भी लिख दूँ तो भी ये वाला पेज आएगा। इसको बोलते हैं डायनामिक राउट। सो गाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारा इस डायनामिक राउट का बेनिफिट क्या है, तो एक बेनिफिट की बात करते हैं।
सपोज ये हमारी वेबसाइट है, इस वेबसाइट में कोर्सेज करके हमारा एक पेज है जहाँ पे हमें लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स दिख रहे हैं। किसी भी ई-कॉमर्स वेबसाइट की आप बात कर सकते हैं या ब्लॉग वाली वेबसाइट की बात कर सकते हैं। अब मेरे पास मल्टीपल कोर्सेज हो सकते हैं, सपोज मेरे पास मोर देन 50 कोर्सेज हैं, तो क्या मेरे को हर कोर्स के पेज को अलग अलग क्रिएट करने की ज़रूरत है? तो ऐसा हमें ज़रूरत नहीं है। बस ये सारा डेटा हमारे पास डेटाबेस में स्टोर हो रखा है। सपोज मैं अगर इस पेज पे क्लिक करता हूँ तो कोर्सेज के बाद में ये वाला यूआरएल अटैच हो जाता है, ठीक है। फिर अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला यूआरएल यहाँ पे अटैच हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने सिर्फ एक ही पेज क्रिएट किया। मान लेते हैं मैंने सिर्फ ये वाला एक पेज क्रिएट किया है, ये डेटा मैंने नहीं क्रिएट किया, ये डेटा सारा का सारा डेटाबेस से आ रहा है थ्रू एपीआई। एपीआई भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो इन केसेस के अंदर आप डायनामिक राउट को क्रिएट कर सकते हैं। आपको सिर्फ एक ही पेज क्रिएट करना है और बाकी के जितना भी डेटा है वो बस यूआरएल के बेस पर उसमें पॉपुलेट होता रहेगा। एक बार इसको इम्प्लीमेंट भी करके देखते हैं। ये कॉन्टैक्ट वाला पेज है। हमने इसको इस तरह से बनाया है कि जैसे ही आप कोई भी पर्सन यहाँ पे /contact और यहाँ पे कोई भी यूआरएल लिखेगा, सपोज दिस इज ब्लॉग, तो ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब हमें किसी तरीके से ये यूआरएल में जो भी यूज़र ने कॉन्टैक्ट के बाद में लिखा है, ये अगर हमें यहाँ पे मिल गया, फिर हम एपीआई को कॉल करके, इसको स्लग भी बोलते हैं वैसे, इस स्लग के बेस पे हम उस डेटा को फेच कर सकते हैं बैकएंड से एपीआई की मदद से। तो देखते हैं कि इस पार्ट को, इस स्लग वाले पार्ट को कैसे फेच करेंगे इसमें। बस आप मी वाले पेज पे आइए। यहाँ पे आपको जो भी स्लग का नाम आपने यहाँ पे दिया है, मैंने आईडी नाम दिया है, तो वो आप यहाँ पे लिखेंगे आईडी और डीस्ट्रक्चर कर लेंगे उसको। इसके लिए हमारे पास यूज पैरम्स हुक है। अब एक बार चेक करते हैं कि क्या ये आईडी हमें मिल रही है। तो बस यहाँ पे आप आईडी लिख दीजिए, दिस इज ब्लॉग, ये वाला पार्ट हमें मिल गया। सपोज मैंने कोई दूसरा ब्लॉग लिखा तो ये भी हमारे पास आ गया। अब इस आईडी के बेस पे हम किसी भी एपीआई को कॉल कर सकते हैं। एपीआई को कॉल करने के लिए हम यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे। जैसे ही मेरे पास आईडी आएगी या आईडी चेंज होगी, मैं यहाँ पे उसको कॉल कर लूँगा। सपोज ये मेरा एपीआई का फंक्शन है, एपीआई इज कॉल्ड। आगे जाके डिस्कस करेंगे हम एपीआई को कैसे कॉल करना है, फेच फंक्शन के थ्रू, और एक्सियस कैसे यूज़ करना है। एपीआई इज कॉल्ड और ये आईडी हमें आपको प्लस यूज़ करना पड़ेगा इसमें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये वाला डेटा हमारे पास आ गया। तो इस तरीके से हम अपने डायनामिक पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। आप अपनी वेबसाइट में ब्लॉग की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, या जहाँ भी आपको एक ही तरीके के मल्टीपल पेजेस लगाने हैं, जैसे मेरे को कोर्सेज के लगाने थे या प्रोजेक्ट्स के लगाने थे, वो सब कुछ आप इंटीग्रेट कर सकते हो इस डायनामिक राउट की मदद से। और नेस्टेड राउट मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आप नेस्टेड राउट क्रिएट कर सकते हैं। एक राउट क्रिएट करना है, उसके अंदर एक इंडेक्स पेज बनाना है, और उसके बाद में आप मल्टीपल डायनेमिक पेजेस बना सकते हो। आपको सिंगल आईडी के लिए भी पेज बना सकते हो। जैसे अगर यूज़र ने मी लिखा है तो ये वाला पार्ट ओपन होगा, अगर यूज़र ने कोई आईडी लिखी है मतलब इसके अलावा, तो ये वाला पार्ट ओपन होगा। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। ये सारा सिर्फ जितना हमने अभी पढ़ा है इसके अंदर रिएक्ट राउटर में डिक्लेरेटिव अप्रोच की मदद से, उतना इनफ है किसी भी तरीके की वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए। बट आगे की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेमवर्क मोड रिएक्ट राउटर। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये अभी तक हम लोग इसका डिक्लेरेटिव अप्रोच पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेमवर्क मोड। फ्रेमवर्क मोड क्या होता है, इसकी मदद से आप एपीआई को कैसे कॉल कर सकते हैं। डेटा लोडिंग एक बहुत ही बेहतरीन फंक्शनैलिटी है, और सस्पेंस भी हम इसमें पढ़ेंगे। सस्पेंस क्या होता है, लोडर कैसे लगाना है, ये सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं फर्दर एपिसोड्स में, फर्दर लेसन्स के अंदर। तो सो गाइस आगे की वीडियोस मिस मत करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो प्लीज़ कमेंट आउट कर दीजिएगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।